हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू वर्षास ट्यूटोरियल्स एंड जोशीज एकेडमी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेल चैप्टर, जो कि 9th क्लास का बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी जो सारी दुनिया है, स्पेशली लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो सब छोटे छोटे सेल्स से मिलके ही बनती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे किसी इमारत की बात करें, किसी घर की बात करें, बिल्डिंग की बात करें, तो इतनी बड़ी बिल्डिंग एक एक ईंट से मिलके बनती है, या फिर एक एक पत्थर जब मिलके बनता है तब जाके एक बहुत बड़ा कैसल बनता है। उसी तरीके से सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी जीवित प्राणी हैं, उन सब में छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो कि मिलके एक बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो आज हम वही देखेंगे कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई और सेल के बाकी कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो कहानी शुरू होती है 1665 में, जब इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क को ऑब्जर्व किया अपने ही बनाए माइक्रोस्कोप के अंदर। तो उन्होंने देखा कि उसके अंदर कुछ हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, और उन्होंने इस स्ट्रक्चर का नाम दिया सेल। सेल मतलब स्मॉल कंपार्टमेंट्स और स्मॉल रूम्स, लिटिल रूम। जैसे ही रॉबर्ट हुक ने ये डिस्कवर किया, उसके बाद लाइन से और भी साइंटिस्ट आए जिन्होंने सेल की बाकी थ्योरी को आगे बढ़ाया और सेल के बाकी कंपोनेंट्स को डिस्कवर किया। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल डिस्कवर किया। उसके बाद 1674 में डिस्कवरी ऑफ फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर ल्यूवेन हुक ने की। उसके बाद 1831 में डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस बाय रॉबर्ट ब्राउन से हुई। फिर 1839 में प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी हुई बाय पर्किंजी, एंड 1838 एंड 39 में सेल थ्योरी को बताया गया बाय साइंटिस्ट श्वान एंड शिल्डन। उसके बाद डिस्कवरी ये भी की गई कि सेल्स जो है वो अपने ही प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती है, यानी सेल का रिप्रोडक्शन एक सेल से होता है, पेरेंट सेल से, और डॉटर सेल्स बनती है। और ये किया था साइंटिस्ट वर्शॉ ने। तो हमें यहाँ पे पता चल जाता है कि सेल की कहानी ऐसे चालू हुई। अब हम आगे देखेंगे कि सेल को हम फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं। वो इसीलिए क्योंकि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल इज आवर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनमें सबसे छोटा मॉलिक्यूल सेल रहता है, और बहुत सारे सेल मिलके टिश्यूज बनाते हैं, वो ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर जाके एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। इसके अलावा सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि जितने भी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं, जैसे कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, वो सेल परफॉर्म करती है। हमारे परफॉर्म करने से पहले सेल परफॉर्म करती है। उसके अलावा सेल की एक डेफिनेट शेप और साइज रहता है, विच गिव्स अस अ डेफिनेट शेप एंड साइज। उसके अलावा सेल्स जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आती है, यानी सेल का रिप्रोडक्शन उसी सेल से होता है, वही मदर सेल दो डॉटर सेल्स में बदल जाती है। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द बॉडी, हमने ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरीज में बांटा है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो रहते हैं जिनके पास एक ही सिंगल सेल मौजूद रहती है, उनमें कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है। ऑल बेसिक फंक्शंस आर परफॉर्म बाय अ सिंगल सेल, जैसे कि रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन एंड डिवीजन। उसके बाद जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनका बहुत ही शॉर्ट लाइफ स्पैन रहता है। इनको हम प्रोकैरियोट्स भी कहते हैं, यानी कि इनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं रहता। इसका एग्जाम्पल है अमीबा, क्लेमाइडोमोनास एंड पैरामीशियम। वहीं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दे कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल्स इनसाइड देयर बॉडी। सेल्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, दे आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन विच इज नोन एज डिवीजन ऑफ लेबर। इनमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है। इनकी लाइफ स्पैन बड़ी रहती है और इनको हम यूकैरियोट्स कहते हैं, मतलब जिनके पास न्यूक्लियस रहता है। इसके एग्जाम्पल में ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स आते हैं। बैक्टीरिया इज द फर्स्ट लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ। इट वॉज प्रेजेंट एवरीवेयर बिफोर डायनासोर्स। इसलिए जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो सबसे पहले धरती पे आए हुए थे। शेप ऑफ सेल्स, जो हमारे बॉडी में सेल्स है वो अलग अलग शेप और साइजेस के हमें देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, स्मॉलेस्ट सेल इन द होल अर्थ इज ऑफ बैक्टीरिया सेल एंड ह्यूमन आरबीसीज, ये सबसे छोटी छोटी सेल होती हैं। उसके बाद लॉन्गेस्ट सेल, यानी कि सबसे लंबी सेल, हमें नर्व सेल देखने को मिलती है हमारे बॉडी में। लार्जेस्ट सेल हमें ऑस्ट्रिच एग देखने को मिलता है, वो एक सेल है, सबसे बड़ा सेल। और भी बहुत सारे शेप एंड साइजेस ऑफ सेल हमारे एनसीईआरटी में दिए हैं, जैसे कि स्मूथ मसल, ब्लड सेल, नर्व सेल, बोन सेल, ओवम, स्पर्म्स, फैट सेल, ऐसे अलग अलग तरीके की सेल हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है।
हमारे एनसीईआरटी में एक एक्सपेरिमेंट भी दिया है जिससे हम देख सकते हैं कि सेल कैसी दिखाई देती है। सो किसी के भी पास, जिनके पास स्कूल में माइक्रोस्कोप है, ये एक्सपेरिमेंट ज़रूर करना। एक छोटा सा अनियन पील ले लीजिए और उसकी जो स्किन है वो निकाल दीजिए और उसको पहले वॉश करना है उस पानी से और उसको स्लाइड में रख देना है। स्लाइड में रखने के बाद उसमें सैफ्रनिन सोल्यूशन डालना है सो दैट हमें वो कलर्ड रूप में दिखाई दे। कवर स्लिप लगानी है और माइक्रोस्कोप के अंडर उसको ऑब्जर्व करना है। तो जब हम उसको देखेंगे तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा, यानी अनियन पील के अंदर की जो एक एक सेल है वो हमें दिखाई देगी। वी कैन ऑब्जर्व द सेल एंड न्यूक्लियस। हियर वी कैन एग्जैक्टली सी कि किस तरीके से रॉबर्ट हुक ने भी छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स जो देखे थे, जैसे हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, उसमें उन्होंने उसका नाम सेल दिया। अब हम आगे देखेंगे कि सेल इज मेड अप ऑफ व्हाट। सो सेल इज बेसिकली मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड न्यूक्लियस एंड थर्ड साइटोप्लाज्म। अब हम यहाँ से एक एक कंपोनेंट की स्टडी करते हैं। सबसे पहले आ जाता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन एक ऊपर की सेल के ऊपर एक बॉर्डर जैसी जो चीज़ लगी होती है उसको कहते हैं। इट इज़ अ वेरी डेलिकेट फ्लेक्सिबल आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल और वो प्रोटेक्शन देती है। सेल के अंदर बाहर कोई भी केमिकल आ जा नहीं सकता, इसका ध्यान ये सेल मेम्ब्रेन रखती है। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, विच कंट्रोल्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटीरियल्स। जो मटीरियल्स सेल्स को चाहिए उसी का एग्जिट और एंट्री होती है। एग्जिट उसका रहता है जब कोई वेस्ट मटीरियल है जो सेल ने बनाया है वो वेस्ट होता है तो सेल के बाहर चला जाता है। ये इसका ध्यान सेल मेम्ब्रेन ही रखता है। सेल मेम्ब्रेन इज अ लिविंग मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है बाइपोलर लिपिड या फैट मेम्ब्रेन है, यानी कि उसके पास 2 लेयर रहती है लिपिड की, आउटर और इनर लेयर। ये दोनों लेयर मिलके एक सेल मेम्ब्रेन की लेयर बनाता है। इसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स भी रहते हैं जो कि एंट्री और एग्जिट ऑफ मॉलिक्यूल्स करा पाते हैं। हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो वाटर इनसोल्यूबल रहती है, हाइड्रोफोबिक होती है नेचर में और कुछ एनर्जी को स्टोर करती है। इसका मतलब है अगर हम उसको पानी में घोलने की कोशिश करें तो पानी में नहीं घुलेगी, उसको हम कहते हैं इनसोल्यूबल या फिर हाइड्रोफोबिक। इट स्टोर्स एनर्जी, यानी कि जो हमारी एनर्जी करेंसी एटीपी है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो एनर्जी कुछ सेल मेम्ब्रेन के अंदर स्टोर्ड रहती है। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस आ जाते हैं। सबसे पहले इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द सेल, इट कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, जो अभी मैंने आपको बताया कैसे होता है। इट इज़ अ सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी एंट्री और एग्जिट कुछ ही मॉलिक्यूल्स का वो करती है, सबका नहीं करती। द मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड हेल्प्स इन एनगल्फिंग न्यूट्रिएंट्स। इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जाम्पल अमीबा, ये जो सेल मेम्ब्रेन उसमें रहती है वो सीडोपोडिया का काम करती है, यानी कि अमीबा को जब भी कुछ खाना लेना रहता है उसके जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक्सटेंड आउट कर देती है एंड इट क्रिएट्स फॉल्स फीट। उसके खाने को उसके इर्द गिर्द प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके इर्द गिर्द आ जाती है और वो पूरा उस खाने को अपने अंदर अमीबा एनगल्फ कर लेता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस एंड इट हैपेंस थ्रू the production of false feet, also known as pseudopodia in case of amoeba। तो अमीबा में सेल मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके से भी काम करती है, ओनली इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। हमारे केस में ये सीडोपोडिया और एंडोसाइटोसिस या फैगोसाइटोसिस नहीं होता, क्योंकि हमारी सेल न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेती है, जो हम खा रहे हैं वही डिसॉल्व होकर न्यूट्रिएंट्स हमारे सेल में जाता है। अब जब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे कि सेल मेम्ब्रेन मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस कुछ ही चीज़ों का करती है, तो वो कैसे करती है वो हम अभी देखेंगे कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन द अर्थ कैसे होते हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस थ्रू विच द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स इन द सराउंडिंग टेक्स प्लेस। सबसे पहले है हमारे पास डिफ्यूजन। Diffusion, it is a movement of molecules from a region of higher concentration to a region of lower concentration। जब भी कोई गैस हो गई, कुछ केमिकल्स हो गए, वो एक जगह पे बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में है तो नेचर का ऐसा रूल है कि हाई टू लो मूव करेगा, तो हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन की चीज़ें लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएंगी। इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जनरली एक्सचेंज ऑफ गैसेस में होता है। फॉर एग्जाम्पल लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई है वो रेस्पिरेशन करते हैं, यानी ऑक्सीजन CO2 का एक्सचेंज करते हैं, वो थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ही करते हैं। बहुत सिंपल है, जहाँ से भी हाई है वो लो के तरफ जाएगा, इतना ही नेचर है।
डिफ्यूजन ओनली हैपन्स इन केस ऑफ गैसेस एंड सम केमिकल्स. सेकेंड आ जाता है ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस ओनली हैपन्स फॉर वाटर मॉलिक्यूल. सो इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. द मूवमेंट ऑफ water happens through a semi-permeable membrane in our body, which is our cell membrane. फॉर एग्जाम्पल स्वेलिंग ऑफ रेजिन्स या फिर बादाम. जो हमारे किशमिश और बादाम फूल जाते हैं या कभी कभार किशमिश को अगर हम सॉल्ट वाटर में डालें तो वो श्रिंक हो जाता है. तो मतलब वाटर बॉडी के सेल मतलब जो अपना बादाम की जो बॉडी है उसके अंदर आ जाता है. तो द मूवमेंट ऑफ वाटर हैपन्स बिकॉज ऑफ द प्रोसेस नोन एज ऑस्मोसिस. थर्ड आ जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ अदर मटीरियल्स अपार्ट फ्रॉम CO2, ऑक्सीजन, वाटर विच रिक्वायर्स एनर्जी और ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इन द बॉडी. इट वर्क्स अगेंस्ट द ग्रेविटी समटाइम्स. इसीलिए इसमें एनर्जी का यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे कोई प्लांट पानी को अपने नीचे से ऊपर सक कर रहा है तो ऑब्वियस है कि जब प्लांट ऊपर से नीचे से ऊपर पानी सक करेगा तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है. तो वहाँ पे प्लांट की ATP यूज होगी. इसीलिए हम इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं. अब बिहेवियर ऑफ सेल्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन. हमारे पास दुनिया में 3 अलग अलग टाइप ऑफ सोल्यूशन है जहाँ पे मूवमेंट ऑफ सेल्स अलग अलग तरीके से देखी जाती है. सबसे पहले आता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन. हाइपोटोनिक सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट रहता है एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर रहता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पानी में बादाम को डाल दूं तो बादाम के अंदर पानी की मात्रा कम है और बाहर पानी ज़्यादा है क्योंकि बाहर पानी ही है. तो हमने ऑस्मोसिस में अभी देखा था कि हाई टू लो मूव करता है. तो बाहर पानी ज़्यादा है और बादाम के अंदर पानी कम है तो पानी हमेशा बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा. इसीलिए वो बादाम जो है फूल जाएगा. तो इस सोल्यूशन को हम कहेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन. जब कोई भी चीज़ स्वेल हो जाती है जब उसमें पानी की मात्रा कम हो जाती है. सेकेंड सोल्यूशन आएगा हाइपरटोनिक सोल्यूशन. ये डायरेक्टली अपोजिट है ऑफ हाइपोटोनिक सोल्यूशन. हाइपरटोनिक सोल्यूशन में अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा है और बाहर पानी की मात्रा कम है. तो बॉडी के अंदर से पानी बाहर की तरफ मूव करेगा और जो बॉडी है वो श्रिंक हो जाएगी. इसको हम कहेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन. जैसे अगर हम किसी किशमिश को सॉल्ट वाटर में डाल दें, याद रखिए सॉल्ट वाटर नॉर्मल वाटर नहीं, सॉल्ट वाटर में अगर डाल दें तो किशमिश के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा है, बाहर पानी की मात्रा कम है क्योंकि हमने NaCl सॉल्ट सोल्यूशन में पानी उस किशमिश को रखा है. तो किशमिश के अंदर का पानी बाहर मूव कर लेगा फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. इसीलिए जो किशमिश है वो श्रिंक हो जाएगा. तो कभी भी हाइपरटोनिक सोल्यूशन आएगा तो बॉडी या फिर सेल श्रिंक हो जाती है. थर्ड टाइप ऑफ सोल्यूशन होता है आइसोटोनिक सोल्यूशन. आइसोटोनिक सोल्यूशन में नो एक्सटर्नल सोल्यूशन दैट हैज द सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट एंड वाटर कॉन्सेंट्रेशन. यानी कि ये इक्विलिब्रियम में रहता है. यहाँ पे ना ही कि सेल श्रिंक होती है ना ही कि सेल स्वेल होती है. यहाँ पे मात्रा या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल एज दैट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इनसाइड द सेल. अब हम बात करेंगे सेल वॉल की. सेल मेम्ब्रेन जैसे एनिमल सेल में प्रेजेंट है, सेल वॉल ऐसे ही प्रोटेक्शन देता है प्लांट सेल को. प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल एक एक्स्ट्रा चीज़ रहती है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर लगी रहती है. प्लांट सेल में भी सेल मेम्ब्रेन रहती है लेकिन उसके बाहर एक और प्रोटेक्शन की लेयर चढ़ी रहती है विच इज नोन एज सेल वॉल. It is present only in plant cells. In animal cells, cell wall is absent. When the cell swells, the cell wall exerts counter pressure to the plant cell. और इसीलिए जो प्लांट की सेल है वो ना ही कि स्वेल होती है ना ही कि श्रिंक होती है क्योंकि सेल वॉल उसका शेप बरकरार जैसा है वैसा ही रखती है. सेल वॉल इसके अलावा एक नॉन लिविंग सेल मेम्ब्रेन है. सेल मेम्ब्रेन हमने देखा था लिविंग है, सेल वॉल यहाँ पे नॉन लिविंग होती है बिकॉज इट इज जनरली मेड अप ऑफ डेड सेल्स. इट इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज नोन एज सेल्यूलोज. इसके अलावा सेल्यूलोज प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी टू द सेल. यानी कि हमारे पास तो हमारा स्ट्रक्चर पूरा जैसे हम है वैसे रखने के लिए हमारे पास स्केलेटन है, हमारे पास एक ढांचा है जिसके अंदर हमारी बॉडी फिट होती है. दैट्स व्हाई हम एक पर्टिकुलर शेप और साइज लेते हैं. लेकिन प्लांट के अंदर तो ऐसा कोई भी स्केलेटन नहीं रहता. तो उसको स्ट्रक्चर कौन देता है? उसको एक्चुअली उनकी सेल वॉल जो है वो स्ट्रक्चर देती है. सिंस वो बहुत टर्जिड और रिजिड यानी कि स्मूथ मतलब बहुत ही कड़क रहती है, इसीलिए बहुत सारी सेल्स के प्लांट को उसका पर्टिकुलर शेप देती है. इसीलिए सेल वॉल प्लांट के केस में बहुत इंपॉर्टेंट होती है.
याद रखिएगा सेल वॉल जो है वो फुल्ली परमिएबल मेम्ब्रेन है, बट सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। इसके बीच का जो डिफरेंस है वो आ सकता है, तो वो आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर इसको याद रखिए कि सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द सेल विच इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस का डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। सबसे पहले हमने सेल मेम्ब्रेन की बात की, उसके बाद अब हम चलते हैं न्यूक्लियस की तरफ। न्यूक्लियस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल होता है। इट इज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल इन आवर सेल, इन प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल। ये ओवल शेप का रहता है, सर्कुलर शेप का रहता है और ये सेंटर में प्रेजेंट रहता है। किसी भी टाइप की सेल हो, किसी भी शेप की सेल हो, सभी में न्यूक्लियस जनरली सेंटर में प्रेजेंट रहता है। न्यूक्लियस इट हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ राइबोसोम्स प्रोटीन। राइबोसोम्स एक टाइप ऑफ एंजाइम रहते हैं जो कि प्रोटीन बनाने में बहुत काम करते हैं, तो ये राइबोसोम बनाता है। ये सेल डिवीजन करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सेल्यूलर रिप्रोडक्शन भी करता है एंड इट कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इनसाइड द सेल। न्यूक्लियस का डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। न्यूक्लियस जो है वो डबल लेयर प्रोटेक्शन के साथ आता है। तो अब हम देखते हैं न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। तो जैसे मैंने अभी कहा कि डबल लेयर उसमें लगी रहती है, तो जो न्यूक्लियस है वो सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है। उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर आता है हमारा न्यूक्लियर एनवेलप। उस न्यूक्लियर एनवेलप में छोटे छोटे पोर्स रहते हैं सो दैट वो डीएनए, प्रोटीन्स, इन सब का एंट्री एग्जिट कर पाए। उस न्यूक्लियर पोर के अंदर रहता है पूरा लिक्विड विच इज़ नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। उस लिक्विड में घूमता है क्रोमैटिन विच इज़ आवर जेनेटिक मटीरियल विच इज़ लाइक अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। उस क्रोमैटिन के भी सेंटर में कंडेंस्ड होता है हमारा न्यूक्लियोलस, जिसके अंदर कंडेंस्ड फॉर्म में क्रोमैटिन प्रेजेंट रहता है। उस कंडेंस्ड क्रोमैटिन को हम कहते हैं क्रोमोसोम्स बिकॉज दे टेक अप द एक्स शेप। जो हमारा क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम्स है वो हमारे ही डीएनए है, वो डीएनए एक्स शेप ले लेते हैं और एक धागे जैसा लिपटा रहता है, वैसा डीएनए लिपटा रहता है और एक्स फॉर्म में आता है। तो ये पूरा होता है हमारा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। मैं एक और बार रिपीट कर देती हूँ। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके अंदर आती है न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप पोरस रहता है, न्यूक्लियर पोर उसमें प्रेजेंट रहते हैं, उसके अंदर पूरा लिक्विड भरा रहता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। उस न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमैटिन प्रेजेंट रहता है, थ्रेड लाइक जेनेटिक मटीरियल विच इज़ डीएनए। उसके अंदर कंडेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है क्रोमोसोम्स विच इज़ वो जो रीजन है इट इज़ नोन एज न्यूक्लियोलस। क्रोमोसोम्स जो है वो एक्स फॉर्म के रहते हैं, एक्स शेप के रहते हैं। हमारा डीएनए रहता है वही क्रोमोसोम्स बनाता है। डीएनए के अंदर जीन्स रहते हैं विच कंटेंट्स ऑल आर हेरिडिटी इंफॉर्मेशन कि हमारे बाल कैसे दिखेंगे, स्किन कैसे दिखेगी, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो जीन्स के अंदर प्रेजेंट रहती है। अपार्ट फ्रॉम दैट न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम्स भी रहते हैं, वो ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि डीएनए बनाते हैं, और आरएनए भी प्रेजेंट रहता है विच इज़ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीएनए इज नोन एज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। लेकिन हमारा जो जेनेटिक मटीरियल है एनिमल्स का, ह्यूमंस का, वो सब डीएनए है, आरएनए होता है बिकॉज आरएनए ही अल्टीमेटली हमारे बॉडी में डीएनए बनाता है। सो ये पूरी कहानी थी हमारी न्यूक्लियस की एंड न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की। नाउ बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ न्यूक्लियस हमने ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी में अगेन बांटा है। फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक सेल, सेकेंड इज यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो अमीबा, बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की सेल रहती है। ये बहुत छोटी सेल रहती है 1 to 10 नैनोमीटर्स की। इसके पास कोई न्यूक्लियर रीजन नहीं रहता क्योंकि इनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस ही नहीं रहता, तो ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, ना ही के न्यूक्लियर एनवेलप रहेगा, इसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं रहता। इसके अंदर बॉडी में बैक्टीरिया के अंदर सारा जेनेटिक मटेरियल, सब कुछ ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल, साइटोप्लाज्म, जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोसोम्स सब एक ही तरह के सूप जैसे तैरते रहते हैं बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर, अलग से न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता। वहीं दूसरी तरफ आता है हमारी यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल को हम ट्रू सेल भी कहते हैं, इसका साइज बड़ा रहता है। ये सेल का एग्जांपल है जैसे एनिमल सेल एंड ह्यूमन सेल, 5 to 100 नैनोमीटर्स। इसके पास एक प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर रीजन होता है, सब कुछ रहता है। अंदर क्रोमोसोम्स, एक से अनेक क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। इसके पास यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट रहते हैं, एग्जाम्पल एनिमल सेल, ह्यूमन सेल। इसके भी आप डिफरेंस एक बार अच्छे से देख लीजिएगा और डायग्राम्स जो है वो भी याद कर लीजिएगा।
अब हम बात करेंगे थर्ड कंपोनेंट ऑफ द सेल विच इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है वो थर्ड कंपोनेंट है, पहला मेम्ब्रेन था, फिर न्यूक्लियस, अभी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है वो सेमी फ्लूइड लिक्विड होता है इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जो पूरा लिक्विड प्रेजेंट रहता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इट ऑक्यूपाइज मेजॉरिटी ऑफ द सेल, मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेल इज मेड अप ऑफ साइटोप्लाज्म, फिर रेस्ट ऑफ द पार्ट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियस। Cytoplasm is colorless, transparent, viscous liquid. It is made up of 80% water. साइटोप्लाज्म को हम साइटोसोल भी कहते हैं और वो ये एक्वस सब्सटेंस है, यानी कि इसे सेमी लिक्विड जेली टाइप सब्सटेंस होता है ये। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं एंड साइटोप्लाज्म जब न्यूक्लियोप्लाज्म यानी न्यूक्लियस जब उसमें रहता है तो न्यूक्लियस के अंदर का लिक्विड एंड साइटोप्लाज्म ये दोनों मिला के प्रोटोप्लाज्म बनाता है। ये याद रखना, 1 मार्क में आएगा कि प्रोटोप्लाज्म क्या रहता है। अब साइटोप्लाज्म के सिग्निफिकेंस क्या है या फंक्शंस क्या है? सबसे पहले साइटोप्लाज्म शेप ऑफ द सेल को कंट्रोल करता है। साइटोप्लाज्म इधर उधर फैल जाएगा तो शेप ऑफ द सेल अमीबा जैसे हो जाएगी। हमारी शेप अमीबा जैसी तो नहीं है, एक स्ट्रक्चर्ड शेप है हमारी, तो वैसे हमारी क्यों स्ट्रक्चर्ड शेप है? क्योंकि साइटोप्लाज्म का जो शेप है वो प्रॉपर रहता है, एक ही तरीके से रहता है। Apart from that, it also contains all the dissolved nutrients and waste products, and nutrients जो है वो use up कर लेती है हमारी सेल और waste products को बाहर फेंक देती है from cytoplasm to cell membrane and outside of the cell. इसके बाद all the cell organelles are present in cytoplasm. Cytoplasm is like a home to all the cell organelles. It is also a pathway to many metabolic activities, जैसे जितनी भी एक्टिविटी सेल परफॉर्म करती है, सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रिप्रोडक्शन, सेलुलर डाइजेशन, सेलुलर एब्जॉर्प्शन, वो सब अल्टीमेटली साइटोप्लाज्म के कारण ही हो पाता है। अब हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनल्स की। हमारे सिलेबस में 6 सेल ऑर्गेनल्स है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। 2 सेल ऑर्गेनल्स आर फ्रॉम प्लांट सेल एंड रेस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स आर फ्रॉम एनिमल सेल। तो सेल ऑर्गेनल बेसिकली सेल के ऑर्गन्स को हम कहते हैं जो कि अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अल्टीमेटली हम वो फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हो, एक्चुअली अंदर सेल फंक्शंस परफॉर्म करिए, दैट इज वाई द होल ऑर्गेनिज्म इज एबल टू परफॉर्म द फंक्शंस। तो हम बात करेंगे एक एक सेल ऑर्गेनल की। सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ER भी कहते हैं। ये न्यूक्लियस के तुरंत बाद प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के तुरंत ऊपर जो साइड में जो अपना सेल ऑर्गेनल है, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉम्प्लेक्स लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसी ट्यूब को हमने जब फोल्ड करके रख दिया तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई देता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राउंड ट्यूब वेसिकल, बेसिकली सब ट्यूब जो होते हैं उसी को बायोलॉजिकल टर्म में ट्यूब्यूलर वेसिकल बोलते हैं, वैसी दिखाई देती है। एंड ये अलग अलग दिखाई देती है बेस्ड ऑन द फंक्शन ऑफ द सेल। जो भी फंक्शन ऑफ द सेल, सपोज हार्ट सेल है और मसल सेल है, दोनों की फंक्शंस अलग हैं, तो इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी अलग अलग दिखाई देता। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप का रहता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके ऊपर ब्लिस्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, यानी छोटे दाने लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए उसका जो सरफेस है वो खुरदुरा रहता है, रफ रहता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स जो एंजाइम है वो प्रेजेंट रहते हैं एंड राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन भी बनाता है। इट परफॉर्म्स प्रोटीन सिंथेसिस और मैन्युफैक्चर्स प्रोटीन इन आवर बॉडी। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो सरफेस है वो स्मूथ रहता है, इसलिए उसका नाम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़ा है। इसके ऊपर कोई भी राइबोसोम प्रोटीन नहीं लगे रहते, ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं। अब अगर इसमें राइबोसोम नहीं लगे तो ऑब्वियस है कि ये प्रोटीन नहीं बनाएगा, तो ये क्या बनाएगा? ये लिपिड बनाएगा। लिपिड मतलब फैट मॉलिक्यूल को बनाएगा और यही मॉलिक्यूल जो लिपिड मॉलिक्यूल है वो सेल मेम्ब्रेन भी बनाती है। इसके अलावा कुछ लिपिड्स, एंजाइम्स और हार्मोन्स भी हमारे बॉडी में बनाएंगे, जो बनते हैं वो भी ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बनाता है। इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है विच इज़ डिटॉक्सिफाइंग ऑफ पॉइजन। अगर हमने कोई टॉक्सिक या पॉइजन खा लिया है तो वो पॉइजन या टॉक्सिक से टॉक्सिक चीज़ अलग कर देगा और बाकी चीज़ों को वेस्ट मटेरियल में बेच देगा। ये काम भी हमारा सेल की स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करती है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस क्या हैं? सबसे पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड फैट्स अक्रॉस द सेल एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क, यानी कि जो भी फ्रेमवर्क होता है टू मूव द सब्सटेंसेस, टू मूव द प्रोटीन्स, शुगर मॉलिक्यूल, वो सब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। एंड अल्टीमेटली डिटॉक्सिफाइंग यानी टॉक्सिक को हटा देना फ्रॉम ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स मतलब वो एनिमल्स जिनमें स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट रहती है, रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट रहती है, उनको हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है हमारा गोल्गी अपैरेटस, ऑल्सो नोन एज गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज जो है उसको हम स्टोरेज एंड पैकेज हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये पहली बार डिस्कवर हुआ था कैमिलो गोल्गी से और ये जनरली
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के तुरंत बाद प्रेजेंट रहते हैं। ये दोनों साथ में ही काम करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है, गोल्गी बॉडीज में भेजता है, गोल्गी बॉडीज उस प्रोटीन के ऊपर कुछ शुगर मॉलिक्यूल लगाती है, प्रोटीन को फोल्ड करती है और फिर जाके वो आगे प्रोटीन को अक्रॉस द सेल या फिर सेल के बाहर प्रोटीन जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे भेज देती है। ये जो गोल्गी बॉडीज़ है इसका जो इंटरनल जो अपना मेम्ब्रेन है उसको हम सिस्टर्न भी कहते हैं। अब प्लांट सेल में गोल्गी बॉडीज़ होती हैं लेकिन बहुत अच्छे से वेल डिफाइंड नहीं रहती, यानी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं रहती, इसीलिए हम प्लांट सेल में गोल्गी बॉडीज़ को डिक्टोम्स के नाम से भी जानते हैं। गोल्गी बॉडीज़ या गोल्गी अपैरेटस का फंक्शन आ जाता है सबसे पहले सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक लिपिड्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी लिपिड्स बनाता है और गोल्गी बॉडीज़ भी लिपिड्स बनाती है। प्रोटीन मॉडिफिकेशन, जैसे मैंने अभी कहा, प्रोटीन को फोल्ड करना, प्रोटीन के ऊपर कोई शुगर मॉलिक्यूल लगाना, उसको वो भी काम गोल्गी बॉडीज़ करती है। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गोल्गी बॉडीज से ही अल्टीमेटली थर्ड सेल ऑर्गेनल जो कि लाइसोसोम है वो भी बनता है। It is also site of synthesis of various enzymes, proteins and pigment like melanin. Melanin वो पिगमेंट है जो कि हमारे स्किन को कलर देता है, मेलानिन। लाइसोसोम हमारा थर्ड सेल ऑर्गेनल है। इसको हम सुसाइड बैग्स या फिर डस्टबिन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स। बेसिकली ये थैली जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है हमारे सेल के अंदर। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलके बनता है। लाइसोसोम के अंदर 40 से भी ज़्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं और ये किसी भी सेल को मार सकता है, या फिर कोई भी अगर उसका सेल का डेब्री आ गया यानी कि कोई वेस्ट मटेरियल है उसको भी लाइसोसोम अपने अंदर खा लेता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई बैक्टीरिया मॉलिक्यूल अगर सेल में घुस गया है उसको भी ये मार के खा लेता है। दिस इज वाइट इज नोन एज सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल एंड डस्टबिन्स ऑफ द सेल। इसके फंक्शंस में आ जाते हैं ब्रेकिंग डाउन ऑफ द वेस्ट मटेरियल एंड सेलुलर डेब्री, हेल्प्स इन रिसाइकलिंग ऑफ द सेल डेथ करता है, अपनी सेल को मार देता है, खा लेता है क्योंकि इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं। इट ऑल्सो किल्स और एनगल्स बैक्टीरिया एंड वायरसेस एंड डाइजेस्ट्स देम। फोर्थ हमारा सेल ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पॉपुलर सेल ऑर्गेनल है। इसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल क्योंकि ये एटीपी बनाता है, एनर्जी बनाता है। ये दो मेम्ब्रेन से मिलकर बनता है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो पोरस होती है एंड इट इज परमिएबल टू एटीपी। वो पोरस होगी तभी एटीपी बाहर दे पाएगी इन द सेल एंड सेल के बाहर भी। एंड इनर मेम्ब्रेन जो कि फोल्डेड मेम्ब्रेन रहता है उसको हम कहते हैं क्रिस्टे। याद रखना, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया का नाम होता है क्रिस्टे। इसके अंदर F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, ऑक्सीजोम्स जिसको हम कहते हैं, जो कि एटीपी बनाने में हेल्प करते हैं। एक और खास बात यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसका खुद का डीएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। बाकी सेल ऑर्गेनल में खुद का डीएनए राइबोसोम प्रेजेंट नहीं रहते। इट डिपेंड्स ऑन द सेल्स न्यूक्लियस। सिर्फ एक माइटोकॉन्ड्रिया ही है जिसके पास खुद का डीएनए प्रेजेंट रहता है। इसके फंक्शंस आ जाते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी विच इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट विच इज द एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी। इट इज द साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन, यानी कि ऑक्सीजन को लेना, फूड को लेना और उस ऑक्सीजन को एटीपी में कन्वर्ट कर देना, इसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया कर पाता है। एंड अल्टीमेटली रेगुलेशन ऑफ द मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल, जो भी मेटाबॉलिज्म सेल का चल रहा है उसका देखभाल करके रखना, वो भी काम माइटोकॉन्ड्रिया ही कर पाता है। सेकेंड लास्ट हमारा सेल ऑर्गेनल है प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है, ये एनिमल सेल में एब्सेंट रहता है। ये एनर्जी स्टोर करता है एंड सिंथेसिस करता है कुछ मटेरियल्स का। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट है, वैसे ही प्लांट सेल में प्लास्टिड ऐसा ऑर्गेनल है जिसके अंदर खुद का डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं। प्लास्टिड के अंदर क्लोरोप्लास्ट रहता है। सबसे पहला क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन कलर के प्लास्टिड रहते हैं। इट हैज़ द पिगमेंट क्लोरोफिल जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो नोन एज किचन ऑफ द सेल। याद रहे ये सिर्फ ग्रीन पत्तों में ही प्रेजेंट रहता है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्टैक्ड कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम ग्राना कहते हैं, और जो पूरा उसमें जेल लगा रहता है, पूरा अंदर जो लिक्विड होता है उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। आप स्ट्रक्चर में डायग्राम में देख ही सकते हो, इस तरीके से दिखाई देता है। दूसरे टाइप के प्लास्टिड आते हैं क्रोमोप्लास्ट। ये जो है ये जनरली पत्तों में प्रेजेंट रहता है, जो हमारे फ्लावर्स के पत्ते हैं, पेटल्स जो हैं उसमें प्रेजेंट रहता है। इट गिव्स कलर्स टू प्लांट्स एंड कलर्स टू फ्लावर्स। क्रोमो मतलब कलर, एंड इसमें अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं रहता, तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता। ल्यूकोप्लास्ट इज द थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड। ये प्रेजेंट रहता है रूट्स में। इसके पास कोई भी कलर नहीं रहता, ये कलरलेस प्लास्टिड होता है और ये स्टोर करता है लिपिड्स एंड स्टार्च इन द प्लांट्स।
वैक्यूल्स हमारा लास्ट सेल ऑर्गेनल है जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है। 70 to 80% ऑफ द प्लांट की जो सेल की जो बॉडी है वो वैक्यूल ही बनाता है। वैक्यूल की मेम्ब्रेन टोमोप्लास्ट, याद रखना, वैक्यूल की मेम्ब्रेन टोमोप्लास्ट से बनती है। इसके ये स्टोरेज सैक रहता है जो कि स्टार्च और प्लांट के फूड को स्टोर करके रखता है, क्योंकि प्लांट के पास और कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जहाँ पे वो अपना खाना स्टोर करके रखे, तो वैक्यूल के अंदर वो अपना खाना स्टोर करके रखता है। इसके एग्जाम्पल में अमीबा भी आता है। अमीबा के अंदर भी वैक्यूल प्रेजेंट रहता है। वैक्यूल कुछ इस तरीके से दिखाई देता है जो कि जैसे हम अपने डायग्राम में देख रहे हैं। इसके फंक्शंस आ जाते हैं कि वैक्यूल प्रोवाइड्स टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर, इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल बिकॉज इट स्टोर्स शुगर, एमिनो एसिड्स एक्सेट्रा, एंड एक्सेस ऑफ वाटर को सेल से बाहर फेंक देता है। इसका काम भी वैक्यूल ही करता है। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं सेल डिवीजन की, जो कि लास्ट टॉपिक है इस सेल चैप्टर का। तो जो सेल डिवीजन है, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 और मोर डॉटर सेल्स। सेल डिवीजन यूजुअली ऑकर्स एज अ पार्ट ऑफ सेल साइकिल। जो हमारा पूरा सेल साइकिल चलता है, जैसे सेल आया है नया, वो ग्रो करेगा, वो सारे सेलुलर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगा, फिर जाके वही सेल 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगी। ये पूरा एक सेल का साइकिल चलता है। The cell division is a part of that cycle. सेल डिवीजन में न्यूक्लियस स्प्लिट्स द डीएनए। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर जाके उसका पूरा साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन डिवाइड हो जाती है। सेल डिवीजन इज ऑफ 2 टाइप्स, फर्स्ट माइटोसिस, दूसरा आ जाता है मियोसिस। तो जो माइटोसिस सेल डिवीजन है उसको हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। ये हमारे सारे सेल्स जो कि नॉर्मल सेल्स हैं, जो कि सोमैटिक सेल्स हैं, यानी कि स्पर्म और ओवम, इन दोनों सेल्स को छोड़ के जो बाकी सेल्स हैं उन सब में माइटोसिस टाइप का सेल डिवीजन होता है। फॉर एग्जांपल सेल्स ऑफ हार्ट, आईज, स्किन, ब्रेन, स्टमक, यू नेम इट, उस टाइप के सेल्स में ये वाला डिवीजन होता है। ओनली एक्सेप्ट स्पर्म एंड ओवम, जितने भी सेल्स हैं माइटोसिस ही परफॉर्म करती है। माइटोसिस जो है उसमें ऑल द सोमैटिक सेल्स, यानी जितनी भी हमारी सेल्स हैं वो सब डिप्लॉयड होती है नेचर में। डिप्लॉयड मतलब द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज इक्वल एज दैट ऑफ द पेरेंट सेल एंड डॉटर सेल। डॉटर सेल और पेरेंट सेल में क्रोमोसोम की मात्रा सेम रहती है, उसको हम कहते हैं डिप्लॉयड सेल। ये एक बायोलॉजिकल टर्म है। अब यहाँ पे सेल डिवीजन कुछ इस तरीके से होता है। सपोज मदर सेल है, उस सेल के अंदर 4 क्रोमोसोम्स है, दोनों डिवाइड हो जाएंगे, मतलब जो अपना मदर सेल है वो डिवाइड हो जाएगी और 2 डॉटर सेल्स बनाएगी। ये दोनों डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 ही रहेगा। मदर के पास भी 4 था, डॉटर सेल्स के पास भी 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही रहेंगे। माइटोसिस सेल डिवीजन में हमेशा 2 डॉटर सेल्स ही बनती है फ्रॉम द मदर सेल। मियोसिस में जो सेल डिवीजन है वो सेक्स सेल्स में होता है, यानी कि स्पर्म और ओवम के केस में ये टाइप की सेल डिवीजन होती है मियोसिस जो है वो अगेन 2 ने प्रोसेस में चलती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। हमारी जो सेक्स सेल्स है वो हैप्लॉइड होती है नेचर में, यानी कि जो सोमैटिक सेल्स थी वो डिप्लॉइड थी। हैप्लॉइड उसका अपोजिट होता है, यानी कि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ पेरेंट सेल एंड डॉटर सेल इज नॉट इक्वल, यानी डॉटर सेल्स के पास हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे मदर सेल के कंपैरिजन में। अगर मदर सेल के पास 4 नंबर के क्रोमोसोम्स थे तो डॉटर के पास 2 नंबर के रहेंगे, उसका हाफ आ जाएगा। याद रहे मियोसिस में 2 से अधिक डॉटर सेल्स बनती, यानी कि 4 डॉटर सेल्स बनती है। मियोसिस कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले एक मदर सेल होती है, वो डिवाइड होती है, मियोसिस 1 होता है और वो डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स बनाती है। दोनों डॉटर के पास हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं। अगेन ये मियोसिस 2 में जाती है, यानी कि जो डॉटर सेल्स अभी हमारे पास बने थे वो वापस मदर सेल बनती है और वो वापस डिवाइड होती है मियोसिस 2 में। ऐसे करके हमारे पास 4 डॉटर सेल्स आती है एट द एंड, और चारों डॉटर सेल के पास हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं देन देयर पेरेंट सेल। याद रहे इसमें जो 4 डॉटर सेल्स बनी है वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसके पेरेंट के साथ करेगी। जो फाइनल मदर सेल थी उसके साथ कंपेयर नहीं करना है। मियोसिस 1 वाले जो पेरेंट थे उसके साथ कंपेयर करना है 4 डॉटर सेल्स को, और मियोसिस 1 वाली जो डॉटर सेल है उसको कंपेयर करना है हमें मदर सेल के साथ। तो हमारे पास क्रोमोसोम नंबर हमेशा हाफ आता जाएगा।
अल्टीमेटली ये जो 4 डॉटर सेल्स है वो हमारे सेक्स सेल्स बनती है, यानी कि स्पर्म्स इन केस ऑफ मेल्स एंड ओवम इन केस ऑफ फीमेल्स। अब याद रहे जो स्पर्म और ओवम है वो मदर सेल कभी नहीं बनती, वो डिवाइड नहीं होती है। 10th क्लास में आप पढ़ेंगे हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कुछ मदर सेल प्रेजेंट ही होती है जो कि डिवाइड होती जाती है, जो कि स्पर्म में बनती है और ओवम में बनती है इन केस ऑफ फीमेल्स। फिर जाके ये रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करती है। इसके पास हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्यों है? इनके पास हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसीलिए हैं क्योंकि इनको रिप्रोडक्शन करना रहता है, फर्टिलाइजेशन करना रहता है। तो अगर स्पर्म के पास 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, ओवम के पास 2 है, दोनों जब फर्टिलाइज होंगे तो फाइनल जाइगोट विल हैव 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी नॉर्मल सोमैटिक सेल के तरफ 4 आ जाएगा। इसीलिए इनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ रहता है। याद रहे क्योंकि इनको आगे फर्टिलाइजेशन करना रहता है। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो हमें पता है ओवम डिस्कार्ड हो जाता है इन केस ऑफ फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन में, एंड मेल्स के केस में भी स्पर्म जो है वो डिस्कार्ड हो जाता है अपने आप। तो इस तरीके से हमारा सेल डिवीजन दिखाता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ गया होगा, सेल डिवीजन समझ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं या फिर आप हमें DM भी कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच। फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड हमें यहाँ पे भी सब्सक्राइब कीजिएगा।